नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हमारे और आपके कार्यक्रम कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और स्वास्थ्य के प्रति अगर हम सचेत ना रहें और अपना ख्याल ना रखें तो बाद में बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो बेहतर है, कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अगर आप पहले से इन चीज़ों पर ख्याल रखें तो बाद में कम से कम मुश्किल आएगी। इन चीज़ों के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं क्या कि जब बीमार पड़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी तो हम जांच करवाएंगे, तब हम इलाज करवाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से होना ये चाहिए कि हम पहले ही जांच कराते रहें। ज़रा सा कोई सिम्टम हो, ज़रा से कोई लक्षण हो, तभी हम डॉक्टर के पास अगर चले जाएं तो हम बाद की बड़ी वाली परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है। सभी व्यस्त हैं, भागम भाग में हैं, और इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में क्या होता है कि हम चाह के भी उस तरीके से अपना ख्याल नहीं रख पाते जैसे कि रखना चाहिए। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो सारे डॉक्टर यही कहते हैं, चाहे किसी भी रोग के वो स्पेशलिस्ट हों, उनका कहना होता है कि आप अपने लिए आधा 1 घंटे का भी वक्त ज़रूर निकालें जो आपको आगे के महीनों और सालों के इलाज और परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। तो ये एक गुरु मंत्र है जो हमें और आपको समझना चाहिए, बल्कि गांठ बांध लेना चाहिए। आज हेलो डॉक्टर में हम विषय लेकर आए हैं हड्डी जोड़ के रोग, उनका इलाज। हड्डियों की समस्या तो पहले से हम लोग सुनते आए हैं। तो जब हम लोग छोटे थे या पुरानी बातें होती थी तो हड्डी का जोड़ का रोग मतलब हो गया कि बुढ़ापा। अभी क्या है कि छोटे बच्चे से लेकर जवान लोगों से लेकर हर उम्र में कई तरह के रोग हैं, हड्डियों की कमज़ोरियां हैं, और जोड़ों का रोग और प्रत्यारोपण तो अपनी जगह पर है ही। ये बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो बहुत एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आशीष सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर आशीष के बारे में बताऊं कि सबसे ज़रूरी बात कि रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक गाइडेंस जॉइंट रिप्लेसमेंट पर इन्होंने भारत में पहली बार काम शुरू किया है। सर, स्वागत के साथ साथ सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इसके बारे में बताएं कि ये रोबोटिक गाइडेड जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ये क्या है। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब होता है जोड़ का सतह को बदलना जी। जब हम लोग पुराने टाइम में, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जब जोड़ बदलते थे तब हम लोग आई बॉलिंग करते थे और एक अंदाज पे काम करते थे। बट आज की डेट में हमारे जो टूल्स हैं रोबोटिकली गाइडेड होता है। तो हम लोग पेशेंट का सीटी स्कैन निकालते हैं और सीटी स्कैन का विश्लेषण करके उसको हम लोग कंप्यूटर गाइडेड काटते हैं, ताकि अगर सतह अच्छा होगा तो उसके ऊपर हम इम्प्लांट अच्छा बैठा पाएंगे। और रोबोटिक गाइडेड होने की वजह से पेशेंट्स को हम लोग 4 घंटे में चला देते हैं। तो बहुत चेंज हो गया है जी। ये तो सच कहें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस तरीके से। हड्डियों के रोग के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हड्डियों की कमज़ोरी। तो क्या कारण है हड्डियों की कमज़ोर होने का? देखिए मैम, आपने एक बहुत उन्नत बात बताई कि हेल्थ इज़ वेल्थ जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, इसका मूल्य कारण है बदलती जीवन शैली। बदलती जीवन शैली से का मतलब है कि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग जॉब्स हैं एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हमारा आउटसाइड एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, जॉगिंग कम है। आई मीन सेल्फ अपने आप को कम टाइम देते हैं। तो स्वास्थ्य को टाइम देना चाहिए, मिनिमम ½ एन आवर, और फिट रहिएगा तो हमेशा हिट रहिएगा। तो अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो डिसयूज ऑस्टियोपिनिया होने लगता है, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस का एक स्टेज पहले, और इसके कारण जोड़ों पर भी असर पड़ता है। तो हड्डी की जो कमज़ोरी है ये हर उम्र में अलग अलग तरीके की होती है। अब तो सुनते हैं कि छोटे बच्चों की भी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर किसी यंग एज में हैं। तो इन सब के कारण क्या हो सकते हैं? अलग अलग उम्र में क्या कारण होते हैं? देखिए, मूल रूप से बताऊं तो एक तो गठिया होता है जी। गठिया आमतौर से सिमेट्रिकल स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, यानी छोटे जोड़ों में होता है। सुबह उठकर देह हाथ में ज़्यादा कड़ापन रहता है। यह बच्चों में भी होता है, जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और यंग लड़कों में ज़्यादा होता है बैकएक से, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये चीज़ों का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, और हमें आवश्यक है कि हम किसी स्पेशलिस्ट या एटलीस्ट डॉक्टर से मिलें। दूसरा है
लैक ऑफ विटामिन डी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिसके कारण हम लोग का जोड़ में असर पड़ता है और आर्थराइटिस अर्ली हो रहा है। यानी अब एक नया हम लोग फील्ड में स्पेशलाइजेशन या मैं वर्क करता था, यंग आर्थराइटिक नीज, यानी 40-50 के एज में हमारा घुटना या कूल्हा ख़राब हो गया है, उनको कैसे डील करना है। क्योंकि पहले हम लोग ये चीज़ें लेट करते थे, बट अब सेम चीज़ ट्रेंड शिफ्टेड टू 40-50 के एज में। बट यस, इलाज है, और इलाज से ज़्यादा है अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी। तो ये जो जोड़ों के प्रत्यारोपण की हम बात कर रहे थे, हमने हमेशा सुना है कि घुटनों का, खास करके घुटनों का प्रत्यारोपण होता है, नी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं। तो ये भी पहले हम लोग सुना करते थे कि उम्र दराज होने पर होता है, पर अभी ये बहुत कम उम्र में भी होने लगा है। तो इसका कारण तो आपने बताया। इलाज क्या एक जैसा ही होता है हर उम्र में, अगर घुटनों में, जोड़ में दर्द है? पहला हमारा मेन लक्ष्य होता है, एज ए सर्जन हम नहीं चाहते कि हम पेशेंट को ऑपरेट करें जी। तो अगर मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पेशेंट आता है और वो यंग है जी। और हम उसे एजुकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि प्लीज़ वज़न कम कीजिए, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, ख़ास तौर से घुटना कूल्हा का व्यायाम कीजिए, और कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि हमारा घुटना का रीजनरेशन हो सके। अभी हम लोग के पास कुछ सुई वगैरह भी आया है जिससे कि हम लोग 1 से 1.5 साल चीज़ों को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जी। परंतु किंतु आज की डेट में लोग आते हैं तो उनको बहुत जल्दी आंसर चाहिए। हाँ। एंड सर्जरीज हम लोग कंटेम्पलेट तभी करते हैं जब हम लोग को बहुत ज़रूरत होता है और पेशेंट का एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी रोज़मर्रे की ज़िंदगी के काम, अपना क्रियाक्रम करने में दिक्कत हो रहा है, तो सर्जरीज हम लोग बोलते हैं और तभी करते हैं। बट अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किसी पेशेंट का अगर ऐसा होता है कि उसके घुटने के लिए कहा गया कि इसको ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रांसप्लांट किए बिना उसका इलाज हो जाए, वो मेडिकली क्योर हो जाए, ऐसा संभव है? देखिए, ये चीज़ें हमें समझनी है कि जिस प्रकार से बाल सफ़ेद होता है, स्किन में झिर्री आती है, आँखों में मोतियाबिंद होता है, उसी प्रकार से घुटना भी घिसेगा। एक स्टेज तक हम लोग दवाइयों से रोक सकते हैं, फिर सुई दे के थोड़ा प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से मेडिसिन इलाज नहीं होता है। और जब मेडिसिन इलाज नहीं होता है तभी हम लोग सर्जरीज कंटेम्पलेट करते हैं या गाइड बताते हैं। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप वज़न पर नियंत्रण रखेंगे, व्यवस्थित रूप से व्यायाम करेंगे, अपना खान पान पर नियमित रूप से कैलोरीज इंटेक ज़्यादा नहीं हो जिससे वज़न पर भी असर होगा, और घुटना और कूल्हा का व्यायाम करेंगे, और अगर आपको कोई अन्य बीमारी नहीं है तो बचाया जा सकता है। अगर नहीं बचाया जा सकता तो प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि ये सब प्लान्ड ऑपरेशन होता है। आप चल के आते हैं कष्ट में, और व्हील चेयर से वॉकर का सफ़र हमारे हॉस्पिटल में 4 से 6 घंटे में सफल होता है। ये तो अच्छी बात है। मैं ये पूछ रही थी कि जब घुटने के ऑपरेशन की बात करते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि सप्लीमेंट्स होते हैं, तो सप्लीमेंट्स में खाना हम क्या खा सकते हैं जिससे शुरू से ही हड्डियां मजबूत रहें? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, दवाइयाँ हर चीज़ का इलाज नहीं होता है जी। सबसे पहले शुद्ध खाना, नंबर 1, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब पेशेंट से बताने पे कि दूध लेते हैं, उनका आंसर रहता है हमको गैस्ट्राइटिस होता है, तो दही खाइए। दही से फिर बोलते हैं ठंड हो जाता है तो हम बताते हैं छेना खाइए, छेना नहीं अच्छा लगता तो चीज़ खाइए। बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट, इसका कोई हमारे पास सब्सटीट्यूट नहीं है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का। और सेकंड चीज़ है विटामिन डी। आज की डेट में हम लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन हम लोग इन हाउस काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्टेकेशंस, तो हम लोग को विटामिन डी का कमी और धूप में नहीं जाते हैं। तो धूप में जाना चाहिए क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता है, मिलता है, और विटामिन डी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पूरा साइकिल हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी बदलती जीवन शैली के कारण हम लोग ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल। सब प्रॉब्लम्स तो हैं मैम। और जैसे ऑफिस में खास करके आजकल तो हर ऑफिस में एसी है, जो आपने बताया, तो Yes. पूरे टाइम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लोग बैठते हैं थ्रू आउट एसी में। इसका कितना असर पड़ता है जॉइंट्स पे और हड्डियों पर? देखिए, यह मैं एक मशवरा देना चाहूँगा सभी लोगों को कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं, उनका कहना होता है कि हम 6-8 घंटा बैठे रहते हैं।
35-45 मिनट्स तक बैठिए, फिर थोड़ा घूम के आइए, मन भी बहलेगा, काम में भी फोकस बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि कंप्यूटर पे अगर काम करते हैं तो कंप्यूटर का लेवल आँख के लेवल पे होना चाहिए। यानी आप लैपटॉप यानी लैप पे रख के लैपटॉप लगा के काम करते हैं, और अगर कंप्यूटर पे ऐसे झुक कर काम करते हैं तो गर्दन में नहीं, आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑफिस में काम करिए, अच्छी बात है, बट आधा घंटा 45 मिनट पे उठिए, घूम के आइए, और अच्छा कुर्सी का इस्तेमाल कीजिए ताकि बैक का सपोर्ट हो। जी जी, अभी आपने बताया जो लैपटॉप पर या हम किसी भी तरह की झुक के लगातार काम करने वाले होते हैं तो गर्दन में पेन होता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस और उसको एक और क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस ही होता है जिसे। जी, तो ये कहाँ तक, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है और क्या दवाएं हो सकती हैं? देखिए मैम, मेडिकल साइंस में जी बड़ी बड़ी नामें होते हैं, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस। अच्छा, स्पॉन्डाइलोसिस मतलब स्पाइन का डिजेनरेशन, ओसिस मतलब डिजेनरेशन। समय के साथ स्पाइन भी डिजेनरेट करेगा, घुटना भी डिजेनरेट करेगा, आंखों में भी मोतियाबिंद होगा, तो स्पॉन्डाइलोसिस सबको होगा। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको देख के पता चल जाता है कि हड्डी घिसना शुरू हो गया है। खास करके जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, रोड जगह नहीं अच्छा होता है, 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो बैक में ऑस्टियोफाइट्स बन जाता है, मतलब कि स्टिफनेस भी आ जाता है। तो स्पॉन्डाइलोसिस कुछ नहीं होता है, कमर के हड्डी का घिसना, और वो भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। इसका इलाज है फिर व्यायाम। अच्छा, मतलब कि स्पाइन एक्सरसाइजेस कीजिएगा, बराबर का कुर्सी रखिएगा, गाड़ी में बराबर से बैठिएगा, लॉन्ग जर्नीज में भी ब्रेक लीजिए, दैट इज़ सेफ फॉर द पर्सन एंड फॉर द ड्राइवर, तो वो भी अच्छा रहता है। तो हम लोग को ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए कड़ा बिछावन पे सोना, झुककर काम नहीं करना, 20 किलो के ऊपर भारी वस्तु नहीं उठाना, से स्पॉन्डाइलोसिस के प्रॉब्लम्स कम हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। हम लोग जैसे इतनी सारी बातें करते हैं, पर क्या होता है कि कई बार सही तरीके से हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पता होता है लेकिन हम उसको उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमें देख सुन रहे हैं, आप ज़रूर इन बातों का ख्याल रखें जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। डॉक्टर आशीष ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ हैं, और मुझे लगता है इनका अनुभव इतना ज़्यादा है कि एक सवाल के साथ ये बहुत सारी बातें हमें बताते जा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो जब अगर स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, सर्वाइकल भी बोलते हैं इसको, मैं वही याद कर रही थी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, तो ये कई बार पढ़ाई लिखाई की वजह से भी होता है। जब लोग लगातार लिखते हैं, झुककर या पेंटिंग करते हैं, तो उसके लिए तो ऑप्शन नहीं है ना, वो झुक के ही करना है, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? मैम, आजकल सब चीज़ का मॉडिफिकेशन अवेलेबल है जी। आप इनफैक्ट आपको सिंपल चीज़ें बताएं, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका फलिया को हम लोग झुक के बैठ के धोते हैं, एक टेबल लगा लीजिए, उस पर धोइए, तो आपका एटलीस्ट स्पाइन झुक के जो काम होता है वो नहीं होगा। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ट्राई टू एडजस्ट, आप अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में फंसेंगे आगे जाके, जल्दी फंसेंगे। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा प्रिकॉशन लेके और देर तक अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचते रहें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज़ का हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जब समस्या है तो समाधान भी है। तो पेंटिंग करने वाले भी ऐसे बैठे जो डेस्क लगा के, जो आपने बताया कि अपर साइड का डेस्क होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हम जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं, कई बार बेवजह हाथ की उंगलियों में, हम लोग आसपास सुनते रहते हैं परिवार में, दोस्तों में, कलाई के जॉइंट में या उंगलियों में दर्द है, तो ये सिर्फ एसी में काम करने वाले लोग ज़्यादा बताते हैं कि ऐसे ऐसे जोड़ों में जकड़न और दर्द हो रहा है। तो ये केवल एसी की वजह से होता है, उसके असर से, या और भी कोई वजह हो सकती है? देखिए, अगर मैं एक बात बोलता हूँ मिथ्स और फैक्ट्स, जी, तो मिथ्स होता है कि पूर्वैया हवा चलता है तो ठंड ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप इसको सोच के चलें कि एसी भी पूर्वैया हवा है, तो ठंड में दर्द हम लोग का बढ़ जाता है। और ठंड में दर्द इसलिए हम लोग ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग गर्म देश के प्राणी हैं, मतलब कि हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। तो यानी मतलब कि अगर हम रशिया में रहे, साइबेरिया इज़ वेरी कोल्ड, स्कॉटलैंड में जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ वहाँ पे -17 तक रहता था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि दही भी खाते थे, आइसक्रीम भी खाते थे, एवरेज टेम्परेचर 8-9 रहता था, तो वो तो ठंडी होता था हमेशा। तो अगर जोड़ों में दर्द होता है
और सुबह उठ के ज़्यादा होता है, दोनों हाथ में होता है, यंग लोगों में बैक एक होता है, तो ध्यान रखें कि ये एक प्रकार का गठिया हो सकता है। ज़रूर परामर्श लें, बिना सोचे समझे कि दवा ना लें। आज के दिन में फार्मासिस्ट के पास जाके हम लोग दवाई ले लेते हैं, दर्द का दवाई खाएंगे, किडनी पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, गैस्ट्राइटिस होता है, और अल्टीमेटली फिर जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज डील करते हैं। तो बस एक ही सलाह दूंगा कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जो सही नहीं हो रहा है कुछ दिनों की दवाइयों से, तो कृपया मिले, क्योंकि हर चीज़ आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। घुटना खराब है तो घुटना बदलेगा, लिगामेंट टूटा है तो लिगामेंट नया लगेगा, और बेड रेस्ट और ये सब नहीं है आज के डेट में। दैट इज़ नॉट द ट्रेंड जी वर्ल्ड वाइड। हाँ बिल्कुल, बेड रेस्ट का तो मुझे लगता है किसी को समय भी नहीं है। लोग बीमार भी पड़ते हैं तो चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए ताकि वापस अपना काम शुरू कर दें। आपने बताया आप विदेशों में रहे हैं, तो विदेशों में जहाँ 17 डिग्री टेम्परेचर रहा फिर भी आप आइसक्रीम खाते रहे, दही खाते रहे, या ऐसी जो भी जगह, हर देश का एक अलग लाइफस्टाइल होता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है। तो मैं एक ये सवाल है कि हमारे देश में जो खान पान, जो लाइफस्टाइल हम अपनाते जा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक दूसरे देशों के हैं, तो क्या इसका असर भी पड़ता है हमारी हड्डियों के कमज़ोर होने पर, या इसके जो प्रत्यारोपण हो रहे हैं जोड़ों के दर्द पर? यस मैम, एक्चुअली क्या है, अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगी तो विटामिन B1 to B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो अगर हम विटामिन B12 हमारे साग में होता है तो, और वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो हम साग लाते हैं, धोते हैं, फिर छौंकते हैं और फिर खाते हैं, तो सारा तो धुल जाता है। ओके, ठीक है। अब यही खाना अगर हम जापान में खाते हैं या साउथ कोरिया सियोल, खाने के मामले में बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत हेल्दी डाइट था वहाँ पे, और यूके में भी। तो हम उसके सूप को भी प्रिजर्व करते हैं, चिकन को बॉईल किया तो उसके सूप को, वेजिटेबल्स को बॉईल किया तो उसके सूप को प्रिजर्व करते हैं, और सूप को भी अलग से पीते हैं। हमारे यहाँ पे गैस पे उसको सुखा दिया जाता है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है, एंड ख़ास तौर से जर्मनी में देखा मैंने कि लोग -17 हो चाहे -10 हो, सुबह उठ के दौड़ते हैं, वो जैकेट्स पहन के, वाटरप्रूफ बारिश हो तो भी दौड़ते हैं। वैसा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं मिलता है, एटलीस्ट पटना में मिलता हुआ तो मैंने नहीं देखा है। आई एम सॉरी फॉर इट। सही है, जैसे हम लोग शुरू में ही बात हमने की कि लोग काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और लगता है कि चलो आधा घंटा और सो लें, क्योंकि आपका पहले एक दिन पहले का जो काम है ऑफिस का या कहीं का, उसका फटीग हावी होता है। तो ऐसे में सुबह आधा घंटा भी लगता है थोड़ा और सो लो तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये काम के जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, हर जगह चाहे वो किसी भी सेक्टर का काम है, तो लोग इतना थके होते हैं कि सुबह के वक्त में दौड़ने जाने के लिए उन्हें शायद मुश्किल होती है। टाइम मिल भी जाए तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आराम कर लें तब हम आगे काम निकलें। तो इसके लिए आप क्या समाधान बता सकते हैं, क्या हो सकता है उसका? दौड़ने का कोई सप्लीमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी और कोई रास्ता कि जो लोग थकते हैं वो कैसे अपना, या शायद टाइम मैनेजमेंट से हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट से हो सकता है, मोटिवेशन से हो सकता है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही 24 घंटा मेरे पास भी है, यही 24 घंटा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर को भी है, मोदी जी को भी है, और इसी में पूरा देश चलाते हैं। वो कभी वो गुजरात में होते हैं, कभी जापान में होते हैं। बिल्कुल। विटामिन डी की हम बात कर रहे थे, तो विटामिन डी आपने कहा कि सनलाइट से हमें मिलता है, तो धूप में जाना बहुत ज़रूरी है, पर क्या जो सप्लीमेंट मिलते हैं विटामिन डी के, क्या वो उस कमी को पूरी कर सकते हैं जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है? विटामिन डी के आजकल अच्छे सप्लीमेंट्स मिलने लगे हैं जी, परंतु मेरे को ये बात भी अच्छा बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि विटामिन डी से टॉक्सिसिटी भी होता है। अच्छा। यानी आप किसी फार्मासिस्ट से मिलके या अपने मर्जी से अगर आप विटामिन डी खरीद के खाने लगे और आपने अपना लेवल नहीं कराया है विटामिन डी लेवल, और वो ज़्यादा हो गया 70 के है, तो वो ऑन द कॉन्ट्ररी आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो इसीलिए फिर घूम फिर के बात आती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे, मतलब कि अगर प्रॉब्लम है तो आप मिलिए, सही आदमी से मिलिए, बराबर से जांच कराइए। बोन को देखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट डेक्सा स्कैन होता है। अभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत गंभीर है जी। ऑस्टियोपोरोसिस का जो टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन, वो हमारे यहाँ जैसे उपलब्ध है जी। वो टेस्ट कीजिए, एंड उसमें अगर टेस्ट में आपका सब चीज़ सही है तो हम कैल्शियम देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा।
बट ऐसा नहीं है कि हम सबको इरेलेवेंटली कैल्शियम खिलाएं। हाँ, ये भी एक सवाल है, क्योंकि क्या होता है, मैंने हमेशा सुना जैसे कई सारे कैल्शियम सप्लीमेंट बाज़ार में उपलब्ध हैं, ख़ास करके कहा जाता है कि 30 साल से ज़्यादा की अगर औरतें हैं तो उनको ज़्यादा डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, तो कैल्शियम की गोलियां आप खाना शुरू कर दें। और मैंने ये देखा है कि लोग खुद से खरीद के खाने लगते हैं, विटामिन D3 भी और कैल्शियम भी। Yes, ma'am. तो क्या कैल्शियम की भी जाँच होती है कि कितना है और कितना खाना चाहिए? यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पेशेंट्स को जी, एंड जी। पब्लिक को। सीरम कैल्शियम बोन कैल्शियम से अलग होता है। अच्छा। तो बोन वीक है तो उसका टेस्ट डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन मतलब ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बिमेट्री, जी। और उसमें हम लोग टी स्कोर बताते हैं जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाइडेड है। तो वो टी स्कोर अगर नॉर्मल है किसी का, -1 के नीचे है, इन नॉर्मल रेंज है, तो उसको कैल्शियम का ज़रूरत नहीं है। और एंड एट द सेम टाइम हम लोग विटामिन D लेवल भी जांच कर लेते हैं। जी। अगर ये दोनों लेवल नॉर्मल है तो हम लोग पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि अच्छा खाना खाइए, धूप का सेवन कीजिए, दूध नहीं तो दही, नहीं तो छेना और चीज़ लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। गोलियों पे पैसा मत खर्च कीजिए, गोलियों का कैलकुलेशन कीजिए और उतना का दूध पीजिए। बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। जो हम विटामिन D की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट के लिए नॉर्मल खाने में डेयरी के अलावा और क्या खा सकते हैं जिससे शरीर में पूरी तरह से कैल्शियम आए, और खाने में क्या क्या खा सकते हैं? देखिए, कैल्शियम मेजॉरिटी शेलफिश में होता है। शेलफिश हम लोग इंडिया में नहीं खाते हैं, वह भी एक कारण है कि हम लोग को कैल्शियम का कमी रहता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छा, यही मेन रहेगा आपको। मेन ये रहता है। और जब सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर उम्र के हिसाब से भी उन्हें खाना होता है, छोटे बच्चे या बड़े लोग कितना खाना चाहिए? जैसे ग्रोइंग एज में हम लोग ये भी पा रहे हैं कि आज की डेट में विटामिन D का कमी बच्चों में भी देखा जा रहा है। जी। और वो नाइट पेन लेके बताते हैं। हाँ। काफ में पेन हो रहा है और बोलेंगे दर्द हो रहा है, शुरू में अनदेखा करते हैं, बट आप एक कोर्स विटामिन D करके देखिए, लेवल करा के देखिए, तो सही हो जाता है वो। तो कहने का मतलब है कि सप्लीमेंट्स लेने के पहले भी हम लोग टेस्ट जरूर करते हैं। जी, वो टेस्ट का जरूरी है। निदान अगर कोई चीज़ का निदान निकालना चाहिए। आप अगर बिना कोई जांच पड़ताल के दवाई खाएं तो वो उचित नहीं होता मेरे हिसाब से। और आपने ये भी बताया कि ये दवाई अगर हम लोग ऐसे खाते हैं तो ये टॉक्सिक होता है। हाँ, हो सकता तो है। वो उसका क्या असर कैसे होता है, क्या असर हो सकता है? विटामिन D टॉक्सिसिटी कॉमन है जी। तो विटामिन D टॉक्सिसिटी बहुत सारे लक्षण हैं जो कि हम लोग यूजुअली मिस कर जाते हैं। जी। तो वो टेस्ट करा के पता चलता है। मतलब पेशेंट जनरली हमारे पास आएंगे कि हमको बॉडी एक हो रहा है और हम विटामिन D खा रहे हैं, 1 साल से खा रहे हैं, तो विटामिन D का राइट डोज नहीं प्रिस्क्राइब रहता है। तो जैसे विटामिन D का जो डोज है, अगर वो आपका नॉर्मल रेंज में है तो महीना में 1 बार खाना है, बट फिर वो हफ्ता डेली हर हफ्ते खाते हैं और वो 2-3 महीने से खाते आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो दैट कैन इवन लीड टू किडनी प्रॉब्लम्स। ओह। तो वही सब चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। विटामिन D टॉक्सिसिटी भी एक शब्द है। हाँ, जो कि वही मैंने पूछा, ये जो टॉक्सिसिटी है मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि दवा का जो रासायनिक असर होता है, रासायनिक असर तो वो क्या क्या लक्षण क्या क्या हो सकते हैं शरीर में? विटामिन D टॉक्सिसिटी से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट फ्रॉम एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी एक से लेके किडनी फेलियर। तो हम लोग भी विटामिन D भी प्रिस्क्राइब करने के पहले असेसमेंट करते हैं पेशेंट का कितना लेवल है। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मिथ बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। लोग कुछ भी एक दूसरे से बातें करके और आपस में डिस्कस कर लेते हैं, जबकि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी का सिम्टम अलग होता है, हर दवा का असर अलग होता है हर शरीर पर। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग एक जैसा सबको समझ लेते हैं। yes. तो हमने ये सुना कि कैल्शियम अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो किडनी फेल हो जाता है। ये एक बड़ा कॉमन सा मिथ है। हाँ। लोग कहते हैं कैल्शियम नहीं खाएंगे स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, फिर कैल्शियम जो हम लोग को खाते हैं हमारा डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी का जी। तो वो जब हम सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ज़्यादा कभी भी कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। जैसे 6 वीक्स कैल्शियम दिए, उसके बाद स्टॉप किए, और उसके बाद डेक्सा स्कैन 2 साल में 1 बार ही किया जाता है। तो कोई भी जैसे कैल्शियम भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं बोलते हैं किसी को लेने के लिए, अनटिल कि मेरा विटामिन D एंड कैल्शियम डेक्सा स्कैन में कम है तो ही बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि कैल्शियम खाने से किडनी स्टोन नहीं बनेगा। तो वो
अलग रीजन्स होते हैं, ऑक्सिलेट स्टोन्स होते हैं और भी अलग चीज़ों से स्टोन्स बनते हैं, बट वो कैल्शियम तो बॉडी को ज़रूरत है, जो कि आप दूध नहीं लेने के कारण लेते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप कितना दूध पीती हैं, तो आप भी बोलेंगे नहीं पीते हूँ। मैं भी नहीं पीता हूँ। हाँ, रेगुलर तो बहुत मुश्किल होता है, एक आलस होता है। ऐसा नहीं है कि दूध लोग पी नहीं सकते या नहीं, वक्त नहीं मिलता। ये एक हमारा कहें नेग्लिजेंसी, जो लापरवाही जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी लापरवाही है कि एक कप दूध ना पीकर हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो आपने बताया, जो डॉक्टर साहब ने, कि हर उम्र में 1 कप दूध आपको ज़रूरी है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे यंग लोग हैं, चाहे बुज़ुर्ग लोग हो रहे हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक शब्द मैंने सुना था, एक बीमारी, वो है पिजन चेस्ट। हाँ। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम लोग अवेयर होंगे इससे कि पिजन चेस्ट मैंने किसी का सुना था और देखा था, इसलिए पूछ रही हूँ क्या होता है और इसके सिम्टम क्या है। देखिए, पिजन चेस्ट बहुत कॉमन है जी, और साथ में और भी चीज़ें बताता हूँ। रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। जी। पिजन चेस्ट में एक कबूतर की तरह अपना चेस्ट हो जाता है, तो चेस्ट ऐसे फोर फ्रंट पे दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ और डिजीजेज भी होते हैं, टीज सिंड्रोम, टीज डिजीज़, उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब कि साथ में वो भी सोचते हैं, और विटामिन डी लेवल करा के उसको हम लोग फिर ट्रीट करते हैं। और यूजुअली एक ग्रोइंग बच्चों में होता है, बच्चे आते हैं हमारे पास, जिसका चेस्ट एकदम ऐसे दिखेगा, विटामिन डी एन एक्सेस कराएगा, नॉर्मल होगा, और फिर हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। तो समय के साथ जैसे विटामिन डी का लेवल ठीक होता है, वो डिफॉर्मिटी पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं हो पाता है। अच्छा। हो जाए तो अच्छी बात है, बट अगर बहुत मिडिल एज के बच्चे आते हैं, मतलब 16, 17, 13, 14, तो पूरा नहीं सही होता है, लेकिन वो क्यूरेबल है, क्यूरेबल बेटर हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी हैं और धन्यवाद तो करूँगी, लेकिन चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे? अगर आप फिट रहिएगा तो हमेशा हिट रहिएगा, यही संदेश है। और जोड़ प्रत्यारोपण सक्सेसफुल प्रोसीजर है, रोबोटिक गाइडेड, बिहार में, पूरे इंडिया में पहली बार बिहार में शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है। 4 घंटों में व्हीलचेयर से वॉकर का सफ़र हम शुरू करा देते हैं। डॉक्टर आशीष हमारे साथ आज यहाँ हेलो डॉक्टर में आए और इन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियाँ मिली। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे साथ बने रहें। अगले अंक तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, तब तक बने रहिए DD बिहार पर।